हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका जो टॉपिक है वो है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन को पूरा हम लॉन्ग में पढ़ेंगे। इसका फार्मूला, इसके सूत्र का स्थापना, इसका सिद्धांत, इसकी संरचना, इसकी कार्यविधि। मतलब ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, पर आपको पूरी वीडियो ज़रूर देखना है, जिस कारण साइक्लोट्रॉन आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर साइक्लोट्रॉन है क्या। देखो, साइक्लोट्रॉन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये फिगर देखना है। इस फिगर की सहायता से हम पूरे चित्र को और पूरी क्रिया विधि को समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम समझते हैं कि साइक्लोट्रॉन है क्या। तो समझ लेते हैं साइक्लोट्रॉन है क्या। तो यहाँ पर जैसा कि हमने लिखा है कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है। क्या लिखा है कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। तो इतना आपको लिख देना है इसके बारे में कि क्या है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से आवेशित कण, कौन कौन से कण, जैसे प्रोटॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन आदि को उच्च वेग से त्वरित किया जाता है। ये आपको साइक्लोट्रॉन के बारे में लिख देना है। इसके बाद इसका सिद्धांत आपको क्या लिखना है। सिद्धांत में आपको लिखना है कि जब किसी धनावेशित कण को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उच्च आवृत्ति को वैद्युत क्षेत्र से बार बार गति कराई जाती है तो वह त्वरित हो जाता है और अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। ये इसका सिद्धांत है। क्या कह रहा है कि कोई भी अगर धनावेशित कण है, अगर उसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे और उच्च आवृत्ति से वैद्युत क्षेत्र में बार बार गति कराते हैं तो वह उच्च ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। बस आपको इतना ही लिखना है। लिखा भी है कि जब किसी धनावेशित कण को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उच्च आवृत्ति को वैद्युत क्षेत्र से बार बार गति कराई जाती है तो वह त्वरित हो जाता है और अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। इतना आपको सिद्धांत में लिख देना है। इसके बाद आता है इसकी संरचना। ठीक है, इसके बाद इसकी क्या आएगा, इसकी आएगा संरचना। और संरचना को आप कैसे समझोगे, तो हम संरचना को समझते हैं इसके चित्र के द्वारा। अगर आपको चित्र याद है तो आप संरचना आसानी से लिख सकते हो। देखो, यहाँ पे ये D1 है, यहाँ पे D2 है। ये D1 और D2 अगर देखा जाए D आकार का बना है, इस कारण इसको हम D कहते हैं। तो क्या है कि इसमें D आकार की दो धात्विक डीज होती है, इसको क्या कहेंगे, डीज। इसमें D आकार की दो धात्विक डीज होती हैं, D1 व D2। कौन कौन सी हैं, D1 व D2। तो क्या लिखेंगे, इसमें D आकार की दो डीज D1 व D2 होती हैं। इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में उच्च आवेशित कण, उच्च आवेशित कण को क्या, यस नाम है ना, उच्च आवेशित कण को इन दोनों डीजों के बीच में रखा जाता है। डीज का एक संबंध, देखो डीज का संबंध किससे है, उच्च आवृत्ति से। डीज का संबंध उच्च आवृत्ति के दोलन से होता है और इस पूरे उपकरण को N और S शक्तिशाली चुंबक के मध्य रखा जाता है। बस इतना आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे संरचना में हमने लिखा भी है और आप यहाँ से लिख भी सकते हैं। क्या लिखे हैं कि इसमें D आकार के दो धात्विक डीज होते हैं। D1 व D2 के बीच जगह होती है जहाँ पर उच्च आवेशित कणों को रखा जाता है। डीज का संबंध एक उच्च आवृत्ति के दोलन से होता है। इस पूरे उपकरण को N और S शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के मध्य रखा जाता है। यहाँ तक आपको संरचना में लिखना है। ठीक है, देखो मैं आपको फिर से यहाँ समझा दे रहा हूँ। संरचना में क्या लिखियो कि इसमें दो डीज D1 व D2 होते हैं। ठीक है, D1 और D2 के मध्य में उच्च आवेशित कण को रखा जाता है। इसके बाद लिखियो इन डीजों का संबंध एक प्रत्यावर्ती स्रोत से होता है। दोनों डीजों को N और S एक शक्तिशाली चुंबक के मध्य रखा जाता है। यहाँ तक आपने संरचना में लिखा है। अब इसके बाद आता है इसकी कार्यविधि। अब कार्यविधि में आपको क्या लिखना है, तो पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम आपको बता देंगे कि लिखना कैसे। कार्यविधि में क्या लिखेंगे इसमें दो डीज D1 व D2 होते हैं। इनके मध्य में ये जो
पिंड रखा है या बिंदु रखा है, इनके मध्य में, मध्य बिंदु को चलो मान लेते हैं ओ मान लेते हैं, ठीक है। इनके मध्य बिंदु ओ पर एक यम द्रव्यमान का आवेश रखा जाता है, ठीक है। यम द्रव्यमान का एक आवेश रखा जाता है। किसी क्षण d1, मान लेते हैं किसी क्षण d1 पर ऋणात्मक विभव होगा। अगर ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो क्या होगा कि d1 पर अगर ऋणात्मक विभव पर होता है तब क्या होगा, इस स्थिति में जो आपका आवेश होगा, यहाँ पर जो आवेश है ये किस में प्रवेश करेगा, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो धनात्मक वाला किस में जाएगा, ऋणात्मक में, ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करेगा। उसके बाद D1 के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण ये आवेश को क्या करेगा, आवेश को वृत्तीय मार्ग में घुमा देगा। अब ये आवेश कहाँ पर घूम के आएगा, आवेश घूमकर आएगा D2 में। अब D2 में जब आवेश प्रवेश करता है तो यहाँ से भी यह पुनः वृत्तीय मार्ग में घूम जाता है और लगातार इसी वृत्तीय मार्ग में घूमता रहता है और एक ऐसी कंडीशन आती है कि यह उच्च आवेश को प्राप्त कर लेता है। बस आपको क्रिया विधि में इतना लिखना है। फिर से समझते हैं क्या क्या लिखना है। आपको लिखना है कि इसमें दो डीज D1 व D2 होते हैं। इनके मध्य बिंदु O पर एक यम द्रव्यमान का पिंड रखा होता है जो कि धनात्मक आवेश होता है और D1 जो होगा वो ऋणात्मक विभव पर होता है। इस कारण यह पिंड या जो पिंड होगा वो ऋणात्मक विभव में प्रवेश करेगा, मतलब कहाँ पे, डीज D1 में। लेकिन डीज D1 में चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण वो इस आवेश को पुनः डीज D2 के पास घुमा देगा और D2 पुनः इसको घुमा देगा और यह लगातार घूमता रहता है और एक ऐसी कंडीशन आती है कि यह इस डीज के बाहर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यहाँ तक आपको लिखना है। तो कैसे लिखना है, तो वो हमने लिखा है, आप समझ लीजिए। तो क्रिया विधि में हमने लिखा भी है कार्य विधि में कि इसमें दो डीज D1 व D2 होते हैं। इसके मध्य बिंदु O पर m द्रव्यमान का एक धनावेश रखते हैं। माना किसी क्षण पर D1 का ऋणात्मक विभव पर है तो इस स्थिति में आवेश D1 पर प्रवेश करता है। चूंकि Q1 के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश को वृत्तीय मार्ग पर मोड़ देता है और आवेश D1 से निकलकर D2 में प्रवेश करता है। यह पराक्रम लगातार होता रहता है और उच्च आवेश प्राप्त करने पर यह बाहर निकल जाता है। तो मैंने जैसे समझाया था इसी तरीके से आपको लिख देना है। अब आपका क्या आएगा, अब आपका आएगा सूत्र का निगमन। तो सूत्र की स्थापना हम कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी चीज़ गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में गति करने वाले आवेश पर, जो आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है उस पर कुछ ना कुछ बल लगेगा। तो आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। तो बल का फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा F बराबर Q B और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा लॉरेंज बल का फार्मूला। थीटा बराबर हम 90 अंश रखेंगे तो फार्मूला आपका हो जाएगा F बराबर में Q B और साइन 90 अंश का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ से आपका आ गया बल। कौन सा बल है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा आवेश तो उस पर कौन सा बल लगेगा, F बराबर Q B। अब यहाँ पर जो देखेंगे धनावेशित जो कण था वो लॉरेंज बल है और लॉरेंज बल जो घूम रहा था वो पूरा चक्कर घूम रहा था। तो कोई भी चीज़ आपको पता है अगर केंद्र की तरफ घूमते हुए बल लगाता है तो वहाँ पर एक बल उत्पन्न होता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो लिखेंगे धनावेशित कण को लॉरेंज बल अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है।
इसके बाद क्या हो जाएगा, माना, हम मान लेते हैं, माना वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या आर व अभिकेंद्रीय बल, तब लिखेंगे, तब अभिकेंद्रीय बल बराबर, अब केंद्रीय बल का फार्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर फार्मूला होता है mb² बटे में r। देखो यहाँ पर भी F लिखा है और यहाँ पर भी F लिखा है, तो हम दोनों इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड मान लेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा QBB बराबर mb² बटे में r। यहाँ से देखो एक v से एक v कट जाएगा, आ जाएगा QB बराबर mb बटे में r। अगर यहाँ से r की हम वैल्यू निकालना चाहें तो हो जाएगा mb और बटे में यहाँ पर आ जाएगा QB। ये r का वैल्यू आ गया, ठीक है। r का वैल्यू कितना आ गया, mb बटे में QB। आपको पता है यम आपका द्रव्यमान है, b आपका वेग है, q आपका आवेश है और b आपका चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहाँ पर लिखेंगे, देखो जो डीज था आपका, डीज के अंदर वो पूरा पूरा वृत्त में तो घूम नहीं रहा था, पहले अर्धवृत्ताकार भाग में घूम रहा था। तो डीज के अंदर अर्धवृत्ताकार मार्ग में गति करने में लगा समय। देखो जब अर्धवृत्ताकार भाग में घूमेगा तो समय क्या हो जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। तो चाल से नहीं, यहाँ पर बेग है तो दूरी बटे क्या हो जाएगा, बेग हो जाएगा। समय के लिए हम क्या लिखेंगे, समय के लिए लिखेंगे t। और अर्धवृत्ताकार भाग में घूम रहा है तो क्या, देखो वृत्त की परिधि कितना होता है 2πr, पर अर्धवृत्त कहेगा तो पाई बटे 2 हो जाएगा, मतलब ये 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा कितना πr आ जाएगा। और बेग आपका क्या हो जाएगा, बेग के लिए आप v लिखोगे, तो यहाँ पे t हो जाएगा बराबर यहाँ पे पाई हो जाएगा, r का मान ये ऊपर लिखे ही हो कितना mb बटे में आपका QB हो जाएगा, और एक b पहले से है, ये b से b कट जाएगा, मान आ जाएगा आपका पाई m आ जाएगा बटे में यहाँ पे QB आ जाएगा। ये तो अर्धवृत्ताकार भाग के लिए। अगर हम पूरे वृत्त के लिए लिखेंगे, मतलब आवर्तकाल अगर निकालेंगे, आवर्तकाल क्या होता है कि एक वृत्ताकार मार्ग जो होगा वो पूरा एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो क्या हो जाएगा तो t बराबर हो जाएगा 2t हो जाएगा। मतलब इस समय का जब अर्धवृत्ताकार भाग में लगा रहा था तो t, अगर पूरे वृत्ताकार भाग में लगाएगा तो 2 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा t बराबर में यहाँ पे 2 और t का मान ये लिखा है पाई m बटे में हो जाएगा q और यहाँ पे हो जाएगा p। ये हो जाएगा इसका आवर्त काल। अगर हम इसकी आवृत्ति की बात करें तो क्या हो जाएगा, आवृत्ति कितना निकल के आएगा, तो आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति जो होता है वो हो जाएगा, इसको न्यू से दर्शाते हैं, इस तरह बैन के तरीके v के तरीके बनेगा, v बराबर 1/t हो जाएगा, मतलब आवर्त काल का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ म्यू बराबर हो जाएगा 1/t का मान उठा के रखेंगे 2πm बटे में हो जाएगा QB हो जाएगा, QB हो जाएगा। इसको अगर हम पलट देंगे v बराबर न्यू बनता है, न्यू, इसको न्यू कहते हैं, तो पलट देंगे तो QB चला जाएगा ऊपर और 2πm आ जाएगा नीचे। ये इसका आ जाएगा आवृत्ति। तो आवृत्ति यहाँ से आ जाएगा। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें इसकी कोणीय आवृत्ति निकालना है। इसकी अगर हम कोणीय आवृत्ति निकालते हैं तो हो जाएगा कोणीय आवृत्ति, इसको ओमेगा से दर्शाते हैं, ओमेगा बराबर हो जाएगा 2π यहाँ पे v, ओमेगा बराबर, ये ओमेगा है w मत समझना, यहाँ 2π हो जाएगा, न्यू का मान रखेंगे जो अभी अभी लाए थे QB बटे में क्या हो जाएगा 2πm हो जाएगा, यहाँ 2π से 2π कट जाएगा, आ जाएगा ओमेगा बराबर QB और बटे में आपका यम आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा कोणीय आवृत्ति। अगर हम प्राप्त ऊर्जा की बात करें तो प्राप्त ऊर्जा क्या आ जाएगा, मतलब आवेशित कण द्वारा कितना ऊर्जा प्राप्त होगा, तो E बराबर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, जो ऊर्जा होगा वो आपका गतिज ऊर्जा होगा। क्यों, क्योंकि जो पिंड था या कण था वो गतिज ऊर्जा कर रहा था, गति में घूम रहा था, तो E बराबर 1/2 mb²। तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर 1/2,
यहाँ पे यम, और v का मान शुरुआत में ही हमने ऊपर निकाला था क्या कि q r और b बटे में m, ये हमने v का मान पहले ही निकाल लिया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू उठा के रखेंगे तो e बराबर हो जाएगा 1/2 q का स्क्वायर, r का स्क्वायर, b का स्क्वायर, और यहाँ पे एक यम बचा है और बटे में आपका यम का स्क्वायर। एक यम से तो एक यम कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा e बराबर 1/2 q स्क्वायर, r स्क्वायर, b स्क्वायर बटे में आपका यम हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 q स्क्वायर, b स्क्वायर बटे में m, ठीक है, बटे में आपका क्या यम। इन सबको हम क्या मान लेंगे, इन सबको हम मान लेंगे नियतांक, ठीक है, इन सबको हम नियतांक मान लेंगे, बराबर हम मान लेते हैं नियतांक। तो बचेगा आपका क्या बचेगा e, जब नियतांक मान चुके तो यहाँ समानुपाती का निशान आ जाएगा और क्या बचेगा सिर्फ r स्क्वायर बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा सिर्फ r स्क्वायर बचेगा। और यही आपको प्रूव्ड करना था। देखो डेरिवेशन तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर आप शुरू से एक एक लाइन समझते हुए करते हुए आओगे तो आपको डेरिवेशन बहुत सरल लगेगा। साइक्लोट्रॉन की सीमाएं भी कभी कभी पूछा गया है, तो साइक्लोट्रॉन की सीमाएं क्या क्या हो जाएगा। पहला, साइक्लोट्रॉन की सहायता से हम अनावेशित कणों को त्वरित नहीं कर सकते, मतलब अनावेशित कणों को त्वरित नहीं कर सकते, अनावेशित कणों को हम त्वरित नहीं कर सकते। और नंबर 2 में कि साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों का वेग बढ़ाता है, परंतु प्रकाश के वेग के जितना नहीं, प्रकाश के वेग के जितना नहीं, ठीक है। मतलब जो आपके आवेशित कण होंगे उनके वेग को तो बढ़ाएगा, पर इतना भी नहीं बढ़ाएगा कि जितना प्रकाश का वेग होता है। नंबर 3 आप लिख सकते हो कि इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे वो त्वरित नहीं किए जा सकते, इसमें इलेक्ट्रॉन त्वरित नहीं किए जा सकते, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो अधिक, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक त्वरित नहीं किए जा सकते। थोड़ा बहुत तो त्वरित किए जा सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में त्वरित नहीं किए जा सकते। इसके बाद अगर इसका उपयोग की बात कीजिए कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग कहाँ पे होता है, तो पहली चीज़ तो उपयोग नाभिकीय विघटन में इसका उपयोग होता है, ठीक है। उच्च त्वरित करके और नाभिकीय विघटन में हम लिख सकते हैं इसका उपयोग। अगर तो पहला आपका हो जाएगा नाभिकीय विघटन में इसका उपयोग हो सकता है। दूसरा इसका उपयोग क्या आइसोटोप में, रेडियो एक्टिव आइसोटोप में इसका उपयोग होता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप में इसका उपयोग होता है। आइसोटोप में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जा सकता है। दूसरी चीज़ नाभिकीय रिएक्टर में भी इसका उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इन सारे जगहों पे इसका प्रयोग भी किया जाता है। देखो साइक्लोट्रॉन थोड़ा बड़ा तो है, लेकिन अगर आएगा तो आपको 5 के 5 नंबर पूरा देके जाएगा। इसके साथ न्यूमेरिकल नहीं रहेगा, बस ये आपका फ़ायदा है। तो जो भी डेरिवेशन बड़े होते हैं उनमें सबसे बड़ी बात तो ये होती है, अगर उसके साथ न्यूमेरिकल नहीं है तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। आई होप ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो एक बार फिर से पूरी वीडियो स्टार्ट से ज़रूर देख लीजिए। आपको छोटी छोटी चीज़ें जो कहीं पर भी कंफ्यूज हुई हैं वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।